नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पड़ोसी राज्य झारखंड से। रांची में सीएम आवास में हुई यूपीए की बैठक और मीटिंग में ईडी के समन को लेकर राजनीतिक करार दिया गया। बैठक के बाद यूपीए नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दौरे पर जाएंगे, जबकि खनन घोटाले पर पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल ही बुलाया है। यही नहीं, ईडी की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ यूपीए ने 5 नवंबर को तमाम जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है कि किसी के बुलावे पर चले जाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रांची से, जहां देखिए आज बैठक हुई, यूपीए की अहम बैठक, जिसमें इस पर चर्चा की गई। कल ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है और इसी को लेकर आज राजनीतिक मंथन यहां पर की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब यूपीए के सभी विधायक एक साथ मीटिंग में मौजूद थे। जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कल जाएंगे ईडी ऑफिस। मुख्यमंत्री जी जाएंगे। मुख्यमंत्री का आप लोग पता है कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना, कोई ये नहीं है कि कहाँ तुरंत कोई बुलाया तुरंत पहुंच गए, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री का अनेकों कार्यक्रम पहले से तय रहता है। मैंने पहले ही कहा कि अनेकों कार्यक्रम तय रहता है। 15-15 दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है मुख्यमंत्री का, और माननीय मुख्यमंत्री भी कानूनी सलाह लेंगे। कानूनी सलाह लेकर जो निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा। और रांची संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या माना जाए जब ये कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन रायपुर जाएंगे, तो क्या ईडी के समन पर वहां नहीं जाएंगे? नहीं, अब जिस तरह से यूपीए की बैठक के बाद जो यूपीए के विधायक हैं, चाहे वो हम जेएमएम विधायकों की बात करें, कांग्रेस के विधायकों की बात करें, और जिस और उन्होंने इशारा किया है और स्पष्ट शब्दों में भी कहें, तो ये साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है कि कल मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं जा सकते हैं कि उन्होंने जो तर्क दिए हैं, खासतौर पर अगर हम ये बात करें कि 15 दिनों का जो शेड्यूल जारी किया गया है मुख्यमंत्री का, और उसमें जो पहले से तय कार्यक्रम है उसी का हवाला दिया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पहले से तय किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कोई किसी को बुलावा आए। जैसा कि मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री कह रहे हैं कि कोई खिलौना नहीं है मुख्यमंत्री किसी के बुलावे पर उधर उनकी तरफ चले जाएंगे। तो ये इंगित भी करता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, राजेश ठाकुर ने भी कहा है कि कल रायपुर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और ये इस कार्यक्रम में जनजातीय महोत्सव में चूंकि मुख्यमंत्री को शामिल होना था, इसलिए जानबूझकर, उनका ये भी आरोप है कि जानबूझकर जो समन दिया गया है वो कल की तारीख में ही दिया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री रायपुर जरूर जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तीसरी जो बात है और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2 बातें कही गई हैं कि एक, राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो अपनी जगह पर होगी, लेकिन इसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी यहाँ सरकार लड़ती हुई नजर आएगी। मतलब साफ है कि अब ये देखना होगा कि क्या इस मामले में, समन के मामले में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिस कानूनी लड़ाई की बात आप कर रहे हैं अविनाश, जरा उसको समझाइए। क्या आगे क्या हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जा सकता है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये उम्मीद की जा रही है कि जो समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, उसको लेकर हाई कोर्ट में अपील कर सकती है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा सकते हैं कि उन्हें किस आधार पर ये समन भेजा गया है। अभी कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इस ओर इशारा किया है कि जो आधार बनाते हुए, जिस कागजात के आधार पर इन्हें समन किया जा रहा है वर्तमान मुख्यमंत्री को, इस तरह के आरोप पहले के भी मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री पर भी लगे हैं, तो उन्हें ईडी ने क्यों नहीं समन भेजा। तो ये जो बैठक के अंदर से अलग अलग विधायकों की जो राय मीडिया के सामने आई, उसको अगर आप संयुक्त रूप से देखें तो साफ तौर पर लग रहा है कि कल मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर है कि 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होना है, और कल भी बहुत सारे जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता रांची पहुंच रहे हैं। हालांकि जेएमएम के विधायकों ने कहा है कि हमने किसी को नहीं बुलाया है, सब लोग मुख्यमंत्री। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। और बढ़ते हैं आगे, और अब बात बिहार की खबरों की। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 41वीं बटालियन ने पाकिस्तानी मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला नेपाल जाने के फिराक में थी। महिला से पूछताछ के लिए आईबी की टीम भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मूल की महिला गिरफ्तार।
इंडो नेपाल बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी, महिला के इरादों की हो रही जांच। महिला थाने में खड़ी इस महिला का नाम फरीदा मलिक है। पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक को किशनगंज से गिरफ्तार किया गया। एसएसबी की 41वीं बटालियन के जवानों ने नेपाल बॉर्डर के नजदीक गलगलिया थाना क्षेत्र से फरीदा मलिक को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध महिला नेपाल जाने की फिराक में थी। फरीदा मलिक मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है, लेकिन उसने अभी अमेरिकी नागरिकता ले रखी है। अमेरिकी पासपोर्ट के आधार पर ही फरीदा मलिक इंडिया पहुंची है। फरीदा मलिक इससे पहले उत्तराखंड में गिरफ्तार हुई थी। तब फरीदा मलिक को 11 महीने जेल में रहना पड़ा था। संतोषजनक जवाब न देने के बाद महिला को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध महिला से पूछताछ के लिए आईबी की टीम पहुंच चुकी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि फरीदा मलिक किस परिस्थिति में इंडिया पहुंची, नेपाल या कहीं और जाने की फिराक में थी और उसका इंडिया आने का मकसद क्या था। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। वैशाली में कारोबारी से लूट करने की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि उसके साथ रहे 2 युवक फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। कारोबारी गौरव कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि विकास कुमार ने अपने साथियों के साथ उससे रुपए लूटने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। गौरव के मुताबिक विकास ने 2 महीने पहले भी घर के लोगों से बदसलूकी की थी और विरोध करने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। इसके बाद 29 अक्टूबर को वो फिर अपने साथियों के साथ उसकी दुकान पर लूटपाट करने के इरादे से पहुंचा था। रोहतास के शिवसागर इलाके में कैमूर के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। दरअसल कैमूर पुलिस बालू लदे एक ट्रक का पीछा कर रही थी और इसी दौरान ट्रक ड्राइवर रोहतास पहुंच गया। साथ ही कैमूर पुलिस भी पीछा करते हुए रोहतास पहुंच गई। ट्रक ड्राइवर के समर्थन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और कैमूर के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि जब ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तब वो पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश करने लगा। पटना सिटी के हाजीगंज में असामाजिक तत्वों ने एलआईसी एजेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ की। साथ ही एलआईसी एजेंट शशिकांत शुक्ला की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने बगल के दुकानदार पहुंचे थे, उनका भी सिर फोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि चंदे के विवाद में तोड़फोड़ की गई। मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल कुछ लड़के नशे में धुत थे और वे एलआईसी एजेंट शशिकांत शुक्ला के ऑफिस में घुसकर चंदा मांगने लगे। इसका विरोध करने पर उन पर हमला बोल दिया गया और दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। जब आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। थे असामाजिक तत्व और तोड़फोड़ किए हैं चंदा के नाम पर। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का हथियार लेकर आए थे? तो लोग बता रहे हैं कि डंडा लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। 10 से ज्यादा लोग वहां जमा हो गए और दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। मामला पारिवारिक बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट गेट के पास 2 भाई लिट्टी चोखे की दुकान चलाते हैं। दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट के बावजूद किसी भी पक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है।
मुजफ्फरपुर में कोर्ट में रिवॉल्वर लेकर घुसे वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वकील का नाम पंकज महंत है। बताया जा रहा है कि वकील कोर्ट में हथियार के साथ पहुंच गए थे। हालांकि वकील का कहना है कि व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। वकील ने कहा कि उनके पास लाइसेंसी हथियार है और उन्हें जबरन कोर्ट में खींच लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। बार काउंसिल ने वकील की गिरफ्तारी का विरोध किया है। सब खुलवा लिए हैं और बाहर से बॉडीगार्ड से खिंचवाते हुए भीतर मंगवाए हैं और मेरा रिवॉल्वर जो लाइसेंसी है वो छीन लिए हैं और एक फॉल्स FIR करके जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट में क्या अपने केस के सुनवाई के क्रम में अपना केस था, उसका सुनवाई था, आज डेट था, इसलिए मैं गया था। अच्छा, तो पिस्टल भी तानने का आरोप है आपको? नहीं, सब गलत है, सब बेबुनियाद आरोप है। वो बॉडीगार्ड से जबरदस्ती पिस्टल छिनवाए हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,30,000 की नेपाली करेंसी और 60,000 भारतीय रुपए बरामद किए गए। दोनों के पास से एक बाइक भी जब्त की गई है, जिसके नंबर प्लेट पर माफिया और बदमाश लिखा है। छपरा के एक युवती से दुष्कर्म किया गया और अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 5 सितंबर को युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि पूरा सिस्टम गिरफ्तार लोगों को बचाने में लगा हुआ है और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। न्याय के लिए लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने कलेक्टेरिएट के सामने धरना दिया और पीड़ित को सुरक्षा देने की मांग की। ये तो पुलिस मदद कर रही है, क्या कर रही है वो तो हम चाहते हैं कि पुलिस अपने तरफ से मतलब अपना काम कर रही है, लेकिन चाहते हैं कि दोषी को अति शीघ्र ट्रायल जो स्पीडी ट्रायल हो उसके तहत लाके उसको सजा दिलाया जाए, जो भी दोषी हो। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर GRP के सब इंस्पेक्टर की सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक यात्री पटना जाने वाली ट्रेन पर चढ़ा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से गिरने लगा। इसी दौरान GRP इंस्पेक्टर पंकज पांडे की नजर ट्रेन से गिरते यात्री पर पड़ी और अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने यात्री को बचा लिया। पंकज पांडे की जाबाजी चर्चा का विषय बना हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी आरजेडी में जेडीयू के जल्द विलय के अपने दावे पर अब भी कायम है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान पत्थर की लकीर है और एक ना एक दिन जेडीयू और आरजेडी का विलय होना तय है। जनता दल को अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो राजद में विलय के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। विलय या विलीन, अगर विलय नहीं करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, विलीन हो जाएगी। इनका तो पुराना इतिहास है कि एक्विजिशन और मर्जर, विलय करके अपनी ताकत को बढ़ाओ। इसलिए नोट कर लीजिए, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, आज न कल। कब होगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द ये होगा। इधर सुशील मोदी के दावे को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बकवास बताया। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह के बयान से उनकी ही छवि धूमिल होगी। कोई फायदा है इस सब तरह का बयान देने का? गोपालगंज जो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है ना। बिहार की जनता तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है लोग। इस तरह का बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अपना ही छवि को धूमिल कर रहे इस तरह का बयान देकर। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मोकामा और गोपालगंज में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। गोपालगंज उपचुनाव में सुरक्षा को देखते हुए बिहार यूपी के बॉर्डर को सील किया गया। गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज की जनता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी। प्रचार का शोर थम चुका है, अब मतदान की बारी है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी।
एक एक मतदान केंद्र पर जो है चुनाव आयोग की ओर से इस बार जो है अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जा सके। गोपालगंज में मतदान के लिए कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और यूपी बिहार के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 100% तैयार है हम। कितने बजे मतदान होगा? मतदान 7 बजे से है, लेकिन मॉक पोल का काम 5:30 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट हम वेट करेंगे। 5:45 के बाद हम मॉक पोल कर सकते हैं। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी की कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच है। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर भी वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर चौक चौराहों पर वाहनों की जांच हो रही है। मतदान को लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है ताकि कोई भी असंवेदनशील सामान या असंवेदनशील व्यक्ति शहर में नजर नहीं आए। मोकामा में 2,70,000 से ज्यादा वोटर हैं। वैसे तो यहाँ भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। आरजेडी से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में हैं, तो बीजेपी से दूसरे बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी किस्मत आजमा रही हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मोकामा से अनिरुद्ध और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। तेजस्वी को आगे बढ़ाने के नीतीश कुमार के बयान से हम प्रमुख जीतन राम मांझी इत्तेफाक नहीं रखते। मांझी ने जीतन राम मांझी के बयान को निजी बताया और कहा कि महागठबंधन का फैसला नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार की सियासत के एक ऐसे नेता हैं जो कब क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता। बयानों के जरिए विरोधियों से ज्यादा सहयोगियों की मुश्किल बढ़ाने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बयान देकर बिहार का सियासी माहौल गरमा दिया है। इस बार मांझी ने नीतीश कुमार के बयान को ही काट दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही थी। मांझी का कहना है कि ये सीएम नीतीश का निजी बयान है। ये महागठबंधन का फैसला नहीं और न ही इस फैसले की चर्चा महागठबंधन में हुई है। ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको, लेकिन उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन निश्चित है कि वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता है। जीतन राम मांझी की बात भले ही जेडीयू और आरजेडी नेताओं को अच्छी ना लगे, लेकिन बीजेपी नेताओं को खूब भा रही है। कम से कम कोई व्यक्ति हिम्मत तो जुटाया सच कहने का। हम तो धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के बिहार को जो अंधकार के गुफा में भेजने के खेल खेलने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपसे एक एक हिसाब लेगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार का सहयोगी रहते हुए जीतन राम मांझी कई बार नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी के खिलाफ भी बोल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी पीने की वकालत तक कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे सीएम नीतीश की बात को ही काट डाला। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। गया से एलन लीली और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी दफ्तर आए आज 1 महीना हो गया। जगदानंद के कार्यालय नहीं पहुंचने से जहां सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं पार्टी संगठन का विस्तार भी नहीं हो रहा और ना ही पार्टी का कोई काम। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं जगदानंद सिंह की चुप्पी के मायने। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 1 महीने से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। 2 अक्टूबर को ही अंतिम बार वे पटना स्थित राजद दफ्तर आए थे। इस दौरान जगदानंद सिंह सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं देखे गए हैं। यूं कहें तो 1 महीने से पार्टी का कामकाज ठप पड़ा हुआ है।
जगदानंद के राजद कार्यालय नहीं आने को लेकर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी और मतभेद बताए जा रहे हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के बयानों से पार्टी में नाराजगी बढ़ी है, ऐसी चर्चा है। जगदानंद ने 2023 में ही नीतीश कुमार को तेजस्वी को कुर्सी सौंपने का बयान दिया था। तेजस्वी ने बयान जारी कर नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा था। कृषि मंत्री रहे जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह के बयानों के चलते भी सवाल खड़े हुए। जगदानंद सिंह पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा और मंत्री सुधाकर सिंह हटा दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन और प्रदेश संगठन जल्द ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। जगदानंद बाबू वाला जो प्रकरण है, ये राजद का नितांत 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 आंतरिक मामला है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा गठबंधन बिहार को एक बेहतर सरकार देने के लिए हुआ है। जगदानंद सिंह प्रकरण को लेकर सत्ताधारी आरजेडी और कांग्रेस के नेता सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान पर दूसरी पार्टियां तंज कस रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता सकते हैं। मीडिया में उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। अभी तक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों या प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया है। यह सब राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। किसी वर्कर, किसी नेता का बात नहीं सुनता है वो पार्टी। वो एक पार्टी, वो लालू परिवार के विरासत है, उसमें अपना बात आप कह नहीं सकते हैं। आज उसी का परिणाम है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी आज तक पार्टी कार्यालय नहीं गए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचने को लेकर आरजेडी में संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पार्टी लालू प्रसाद यादव के इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जगदानंद सिंह अब पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे या उन्होंने कोई दूसरा मन बना लिया है। उम्मीद है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद जगदानंद सिंह पर कोई फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सिखों के पहले गुरु नानक देव की 554वां प्रकाश पर्व को लेकर राजगीर में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुरु नानक देव जी की महाराज का 554वां प्रकाश पर्व 3 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाना है। 5 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार भी राजगीर जाएंगे और गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। सीएम नीतीश कुमार नए गुरुद्वारा और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिन्हें हम गुरु बोलते हैं, हमारा गुरु है, तो उनका यहाँ पर कल सुबह प्रकाश कर दिया जाएगा। कल से प्रारंभ हो जाएगा और 5 तारीख को यहाँ पर उनके भोग डाले जाएंगे। और सीएम साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी आएंगे। और हम फिर से दोबारा ये आपको बताना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी है, बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी की बदौलत ही यहाँ पर जो इतना जो कार्य है वो मुकम्मल हो पाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय